नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप लोग अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते को कैसे मेंटेन करें ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति ने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता ओपन करा रखा है। किसी ने 2 खुला रखे हैं, किसी ने 4 ओपन करा रखे हैं, किसी ने 10 सेविंग अकाउंट ओपन करा रखे हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट के क्या नियम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, आरबीआई क्या कहता है, वो जानकारी लोगों को नहीं है। तो आपकी जाने अनजाने में अगर कोई आपसे गलती हो जाती है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। और आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स का नोटिस जब आ जाता है तो कितनी बड़ी मुसीबत आपके सामने खड़ी हो सकती है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज करता है। 60% से लेकर के 400% तक की पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज कर सकता है, जो कि बहुत ही हैवी होती है। तो इसलिए आप सभी को सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी लिमिट्स बनाई गई हैं, उन लिमिट्स को आपको फॉलो करना है। अगर आप उन लिमिट को क्रॉस करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी और टैक्स इंपोज कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते को कैसे मेंटेन करें, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से नियम है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, कैश डिपॉजिट को लेकर के, कैश विड्रॉल को लेकर के कितने बचत खाते रख सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हमारा पहला पॉइंट होगा कि आप अधिकतम कितने बचत खाते रख सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस ना आए। हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि आप अपने बचत खाते में एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस ना आए। हमारा तीसरा पॉइंट होगा कि आप एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हैं अपने बचत खाते से ताकि आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस ना आए। हमारा चौथा पॉइंट होगा कि आप एक दिन में अधिकतम कितने रुपए बचत खाते में जमा कर सकते हैं और कितने रुपए आप विड्रॉल कर सकते हैं। इनकम टैक्स के द्वारा क्या लिमिट्स तय की गई हैं, अगर आप उन लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो भी आपको नोटिस आ सकता है। इसके साथ ही हमारा अगला पॉइंट होगा कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। आपको कितनी लिमिट दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बचत खाते में पैसे रखने की, तो उस पर भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आप गलती से या जाने अनजाने में अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, जो भी कैश डिपॉजिट की लिमिट रखी गई है इनकम टैक्स के द्वारा, जो विड्रॉल करने की लिमिट रखी गई है एक फाइनेंशियल ईयर में, या फिर सिंगल डे के लिए जो लिमिट रखी गई है, या फिर कैश रखने की जो लिमिट रखी गई है इनकम टैक्स के द्वारा, अगर आप उन लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस कब आ सकता है, कितने दिनों में आ सकता है, इस पर भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी और आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो फिर आपको आगे क्या करना है, उस इनकम टैक्स की नोटिस का आपको रिप्लाई कैसे करना है ताकि आप इनकम टैक्स की पेनाल्टी से बच सके। तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बारीकी से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप कितने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते खुलवा सकते हैं यानी रख सकते हैं। इनकम टैक्स के द्वारा ऐसी क्या लिमिट्स बनाई गई हैं बचत खातों को लेकर के। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इनकम टैक्स एक्ट में या फिर आरबीआई ने ऐसा कोई भी एक्ट नहीं बनाया है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। आपका जितने सेविंग अकाउंट से काम चले आप उतने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते रख सकते हैं। इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी नोटिस नहीं देता है। बस एक चीज का ध्यान रखें कि आपने जो भी बचत खाते खुलवा रखे हैं उनका सही जगह पर यूज होना चाहिए। किसी भी गलत जगह में आप अगर सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं, जैसे कि गैमलिंग हो गई या फिर सट्टेबाजी हो गई या फिर फंडिंग हो गई, विदेशों में लोग फंडिंग कर देते हैं या पैसा गलत तरीके से उनके खाते में आ जाता है, तो इस तरह का कोई फ्रॉड का पैसा आपके खाते में आ रहा है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप जेन्युइन अपना काम कर रहे हैं, आपके 10 खाते हैं और आप सभी खातों में मेंटेन करते हैं, अपने सभी खातों में पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, आपका कोई व्यवसाय है, धंधा है, तो आप कर सकते हैं। 10 खाते भी रख सकते हैं, 20 खाते भी रख सकते हैं। लेकिन मेरी जो राय है, मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम या ज्यादा से ज्यादा आप 2 या 3 सेविंग अकाउंट रखें। इससे ज्यादा बचत खाते रखना बेवकूफी है, क्योंकि आप जितने ज्यादा सेविंग अकाउंट रखेंगे उतना ज्यादा सभी खातों में आपको मंथली बैलेंस एवरेज जो होता है वो मेंटेन करना होता है। किसी में 1000 है, किसी में 2000 है, किसी में 5000 है, किसी में 10000 है, तो सभी खातों में आपको जो एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन करना होगा। इसके साथ ही साथ आपको सभी खातों में एसएमएस का चार्ज देना होगा, सभी खातों में आपको डेबिट का चार्ज, जो डेबिट कार्ड होता है उसका चार्ज देना होगा। तो इस तरह के जो भी बैंक के चार्जेस होते हैं वो सभी खातों के आपके ऊपर अप्लाई होंगे, तो आपके लिए दिक्कत है।
इसके साथ ही जब आप ITR फाइल करेंगे तो सभी खातों की आपको डिटेल्स देनी होंगी। तो जितने ज्यादा आपके पास खाते होंगे उतनी ज्यादा आपको दिक्कत होगी, और जितने कम खाते होंगे उतना आसानी होगी आपके लिए। तो एक खाता तो ठीक नहीं रहता, क्योंकि कभी कभी उस बैंक का सर्वर नहीं है या फिर अन्य कोई दिक्कत है, बैंक बंद है, किसी भी समस्या के चलते हो सकता है उस दिन उस बैंक का सर्वर डाउन है तो आपका काम रुक जाए। तो इसलिए 2 या 3 सेविंग अकाउंट रखें और सभी खातों में आप पैसा रखें थोड़ा थोड़ा। इसमें एक बेनिफिट आपको और मिल जाता है, क्योंकि DICGC जो बीमा कंपनी है जो आपकी बैंक के पैसों का बीमा करती है, वो 5 लाख रुपए तक ही एक बैंक के खाते का बीमा करती है। अब मान लीजिए आपके 10 लाख रुपए एक ही बैंक खाते में है और भगवान न करे कि वो बैंक आपका डूब जाता है, तो उस दशा में क्या होगा कि DICGC आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही देगा, क्योंकि अधिकतम बीमा का जो कवरेज है वो 5 लाख रुपए है। वही अब मान लीजिए आपके 3 बैंक खाते हैं और तीनों में आपके 5-5 लाख रुपए जमा है, तो उस दशा में आपको तीनों बैंकों से, अगर तीनों बैंक डूब जाते हैं तो आपको तीनों बैंकों से 5-5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये भी आपका एक बेनिफिट हो जाएगा। तो 2 या 3 सेविंग अकाउंट रखें, आपके लिए बेहतर रहेंगे। ज्यादा सेविंग अकाउंट रखना बेवकूफी है, क्योंकि अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट जो सेविंग अकाउंट होता है वो काफी दिनों तक डॉर्मेंट पड़ा रहता है, उस दशा में वो आपका सिविल स्कोर भी खराब करता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा एक वित्तीय वर्ष में जमा कर सकते हैं कैश के रूप में। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में आप जाएंगे, जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है वहां पर जाएंगे, टैक्स ट्यूटोरियल मिलेगा, वहां पर आप 9 नंबर कॉलम में जाएंगे तो देखेंगे वहां पर साफ लिखा गया है कि इनकम टैक्स के द्वारा कैश डिपॉजिट करने की लिमिट बचत खाते की 10 लाख रुपए है। एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति 10 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकता है। उससे ज्यादा अगर वो डिपॉजिट करता है एक वर्ष में तो फिर उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख रुपए से अधिक आपकी जो कैश डिपॉजिट करने की लिमिट है वो नहीं जानी चाहिए। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो फिर आपको नोटिस आ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सभी खातों को जोड़ करके आपकी लिमिट देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने PNB में 5 जमा कर दिए, SBI में 6 जमा कर दिए, बड़ौदा में 2 जमा कर दिए, बैंक ऑफ इंडिया में 4 जमा कर दिए, इस तरह से नहीं है। आपके सभी खातों को जोड़ करके आपकी लिमिट 10 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हो उन सभी अकाउंट की जोड़ करके एक फाइनेंशियल ईयर की जो डिपॉजिट लिमिट है वो है 10 लाख रुपए। आप 2 लाख SBI में कर लीजिए, 2 लाख PNB में कर लीजिए, 2 लाख बड़ौदा में कर लीजिए, 2 लाख बैंक ऑफ इंडिया में कर लीजिए, 2 लाख सेंट्रल बैंक में कर लीजिए। ये 5 बैंकों में आपने 2-2 लाख जमा किए एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका 10 लाख रुपए हो गया। इससे ज्यादा अगर आप जमा करते हैं तो आपको नोटिस प्राप्त हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कैश विड्रॉल पर इनकम टैक्स की क्या लिमिट है, कि आप कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो दोस्तों इसकी भी लिमिट 10 लाख रुपए ही है। ये भी आपको टैक्स ट्यूटोरियल में ही मिल जाएगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। वहां साफ लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने बचत खाते से या सभी बचत खातों को जोड़ करके, ये भी जो लिमिट है वो सभी बचत खातों को जोड़ करके ही 10 लाख रुपए है। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप किसी बैंक से 5 निकाल लेंगे, किसी से 3 निकाल लेंगे, किसी से 4 निकाल लेंगे, किसी से 2 निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। सभी खातों को जोड़ करके आपकी लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए है। एक फाइनेंशियल ईयर में यानी एक वित्तीय वर्ष में आप 10 लाख रुपए से अधिक अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, आपसे जवाब मांग सकता है, आपसे जस्टिफिकेशन मांग सकता है कि आप ये कैश इतना अधिक निकाल करके कहां ले गए। क्योंकि सरकार भी चाहती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी चाहता है कि जितना भी कम से कम आप कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। आप ऑनलाइन मोड से ट्रांजेक्शन करिए, वो सही रहेगा, कैश कम से कम आप करिए। तो इसी उद्देश्य से आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है और सभी बैंकों को जोड़ करके है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप एक दिन में, यानी जो सिंगल ट्रांजेक्शन होता है, एक दिन में आप अधिकतम कितने रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितने रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, ये भी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ही दिया गया है। टैक्स ट्यूटोरियल में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। इसकी भी लिमिट रखी गई है 2 लाख रुपए। अगर आप एक दिन में 2 लाख रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट करते हैं सभी बैंक अकाउंट को जोड़ करके, मैं बता रहा हूं, इसमें भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी बैंक में आपने 1 लाख जमा कर दिया, आपका खाता दूसरे बैंक में है, वहां पर आपने 2 लाख जमा कर दिया, एक खाता आपका तीसरे बैंक में है, वहां पर आपने 50,000 जमा कर दिया। ऐसा नहीं है। सभी बैंकों को जोड़ करके, अगर आपके बैंक अकाउंट चार बैंकों में है और चारों जगह आप कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं सेम डे, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि 50-50 हजार रुपए ही चारों में जमा करिए, क्योंकि आपकी जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं जानी चाहिए एक दिन में। अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा आप एक दिन में विड्रॉल करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं, दोनों स्थितियों में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है कि इतना अधिक आपने कैश निकाला तो कहां ले गए, और अगर इतना अधिक आपने कैश एक दिन में जमा किया तो पैसा आपको कहां से मिला। अगर आपके पास सोर्स है तो फिर जमा करिए, आपका कोई जेन्युइन सोर्स है जहां से आपको पैसा मिला है, आप उसका जवाब दे सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पैसा जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। आप लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बस आपके पास जेन्युइन सोर्स होना चाहिए कि आपको अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांगे तो आप उसका जवाब दे सके, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जस्टिफाई कर सके, आप उन्हें
सेटिस्फाई कर सके, उन्हें समझा सके कि ये पैसा आपको कहां से मिला। अगर आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर जो आपने जितना भी ट्रांजेक्शन की लिमिट क्रॉस की है उसके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज कर सकता है और साथ ही साथ आपके ऊपर टैक्स भी लग जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने अगर कोई भी लिमिट क्रॉस करी, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर की लिमिट हो, आपने मान लीजिए कि 10 लाख रुपए से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर दिए, या फिर आपने एक दिन में 2 लाख रुपए से अधिक विड्रॉल कर लिए। इन स्थितियों में अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है तो ये नोटिस आपको कब और कितने दिन में आता है? तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स के जो ऑफिसर हैं वो लिमिटेड है, गिने चुने हैं, और अपने देश की आबादी आप सभी को पता है 140 करोड़ है। इन स्थितियों में क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नजर तो सबके ऊपर रखता है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है वो काफी ज्यादा हो जाता है। पहले वो बड़े लोगों को पकड़ता है जो बड़े लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। तो यहां पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस अगले 8 सालों में कभी भी आ सकता है। जी हां, अगर आपने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया है, आपका कोई पैसा कहीं से मिला है, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, आपका पैसा कहीं एग्रीकल्चर इनकम से हुआ है, तो वो आपके जो पेपर हैं, जो डॉक्यूमेंट है, उन्हें आप 8 सालों तक सुरक्षित रखिए। क्योंकि अगर आज 2023 चल रहा है और 8 साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी 2031 तक आपको कभी भी नोटिस दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि 2023 में आपने जो ये ट्रांजेक्शन किया था इसकी डिटेल हमें दीजिए। तो वो आपको संभाल के रखना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगले 8 सालों में आपको कभी भी नोटिस दे सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आज आपने लिमिट क्रॉस करी तो कल आपको नोटिस मिल जाएगा या नेक्स्ट ईयर आपको नोटिस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगले 8 सालों में आपको कभी भी नोटिस मिल सकता है। अगर आपने पीछे लिमिट को क्रॉस किया है तो उसके 8 सालों तक आपको कभी भी नोटिस मिल सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि 8 सालों तक जो भी आपके पास पेपर है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जहां से आपकी इनकम हुई है, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उन्हें आप सुरक्षित रखिए, संभाल कर रखिए 8 सालों तक। जब 8 साल क्रॉस हो जाए तब आप निश्चिंत हो जाइए कि अब आपको नोटिस नहीं आएगा, लेकिन 8 साल के अगर आप अंदर हैं तो आपको कभी भी नोटिस आ सकता है, इसलिए सभी पेपर सुरक्षित रखिए। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपको नोटिस आ जाता है तो अब आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने कोई लिमिट क्रॉस करी, आपको नोटिस आ गया, तो अब आप रिप्लाई कैसे करेंगे ताकि इनकम टैक्स की पेनाल्टी से आप बच पाए। तो दोस्तों यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, पहली चीज तो यह है, आपको जहां से भी पैसा मिला है, अगर आपका जेन्युइन सोर्स है तो आप उन्हें जेन्युइन तरीके से साफ साफ बता दीजिए। नोटिस के माध्यम से किसी जो सीए होते हैं उनके पास जाइए, उनसे आप बताइए अपनी पूरी समस्या और उन्हें पूरी बात बता दीजिए कि पैसा मुझे कहां से मिला था। अब मान लीजिए आपको एक फाइनेंशियल ईयर में जो कैश डिपॉजिट की लिमिट है वो 10 लाख रुपए है और एक फाइनेंशियल ईयर में आप 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हैं, तो आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा कि आप आईटीआर भी फाइल नहीं कर रहे हैं, एक साल में आप 15-15 लाख रुपए कैश भी डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आखिर आपको ये पैसा मिला कहां से। उस दशा में आपके पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम रहा हो, आपको जहां से भी वो पैसा मिला हो वो आपको उचित कारण बताना हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की हो तो उसके डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे कि हाँ मैंने प्रॉपर्टी बेची थी, या फिर आपने किसी से अगर उधार लिया है, लोन के रूप में लिया है, तो फिर उसको आपको बताना होगा और उस जिसने आपको दिया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा कि मुझे पैसा कहां से मिला। हो सकता है उसने कोई प्रॉपर्टी सेल की हो, अगर आपने नहीं सेल की, उसने कोई प्रॉपर्टी सेल की, आपने उससे लोन के रूप में उससे पैसा लिया है, तो ये वो उसको वहां पर जवाब देना होगा। लेकिन यहां पर भी एक लिमिट है कि अगर आप किसी से लोन के रूप में पैसा लेते हैं तो कैश के रूप में आप 50,000 रुपए ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। 50,000 रुपए से अधिक अगर आप ले रहे हैं तो आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से लेना है। तो कुल मिलाकर के, या फिर आपने खुद कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है, या फिर आप ऐसा बता सकते हैं कि मैं पिछले 10 सालों से 2-2 लाख रुपए या फिर 1-1 लाख रुपए मैं जोड़ रहा था, जोड़ करके मैंने इकट्ठा किया है किसी की शादी के लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो इस तरह से आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम हो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताइए, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। अगर आपकी ये इनकम एग्रीकल्चर से हुई है तो आप बच जाएंगे, लेकिन वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको सेटिस्फाई करना होगा कि मेरे पास इतनी लैंड है, मैं प्रतिवर्ष इस लैंड से जो फसल होती है उसे बेच करके पैसा कमाता हूं और मैं इसे इतना पैसा बचा रहा था, घर में रख रहा था और अब मैंने खाता खुलवाया तो मैंने बैंक में इसे जमा किया है, तो वहां पर आप बच सकते हैं। जो भी आपके पास उचित कारण हो वो आप बताएंगे और अगर वो सेटिस्फाई हो गए इनकम टैक्स ऑफिसर तो फिर आप पेनाल्टी से बच जाएंगे। अदरवाइज आपका जितने रुपए का ट्रांजेक्शन होगा, मान लीजिए आपका कोई 5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन है और उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जवाब मांगा, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं वो ट्रांजेक्शन अनएक्सप्लेन में चला जाता है। उस दशा में आप ये मानिए कि 60% से लेकर के 400% तक की पेनाल्टी होती है। उस दशा में अगर 60% आपके ऊपर पेनाल्टी हुई, उसके बाद टैक्स हुआ, उसके बाद लेट फीस हुई, तो पूरा का पूरा जो भी आपका 4-5 लाख रुपए है कि पूरा का पूरा चला जाएगा, उसमें आपका कोई भी पैसा बचेगा नहीं। तो जितने पैसे के लिए वो आपको नोटिस देते हैं वो लगभग आपसे पूरा पैसा ले लेते हैं, टैक्स के रूप में, पेनाल्टी के रूप में, लेट फीस के रूप में। तो कुल मिलाकर के आप सावधान रहिए
तो इस तरह के आप इनकम टैक्स की नोटिस से बच सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप अपने बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी हम आपको बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में या फिर आरबीआई के द्वारा ऐसा कोई भी लिमिट नहीं बनाई गई है, ऐसी कोई भी कानून नहीं है कि आप बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी इनकम 2 लाख रुपए सालाना है और वो 2-2 लाख रुपए प्रतिवर्ष जमा कर रहा है, पिछले 20 सालों से जमा कर रहा है, तो आज की डेट में उसके खाते में जो अमाउंट होगा वो 40 लाख रुपए होगा। उसे आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसी कोई लिमिट्स नहीं है कि आप कितना पैसा रख सकते हैं। वो 1 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है। आपके खाते में जितना भी पैसा है आप उसे रख सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप ज्यादा पैसा प्रतिवर्ष जमा करते हैं तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। आप जितने रुपए का आईटीआर फाइल कर रहे हैं उतना पैसा आप प्रतिवर्ष अपने सेव अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके खाते में 5 लाख रुपए पहले से है और आपने 7 लाख रुपए का आईटीआर इस बार दिखाया, तो आप 7 लाख रुपए इस वर्ष अपने सेव अकाउंट में जमा कर सकते हैं। उसका देखो 1,50,000 रुपए की बात चल जाती है। अगर आप 1,50,000 रुपए ऊपर नीचे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपने 7 लाख रुपए का आईटीआर दिखाया, 8 लाख आप अपने सेव अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं तो उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आईटीआर 7 लाख रुपए का भर रहे हैं आप और उसके बाद आप डिपॉजिट कर रहे हैं 12 लाख रुपए, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं छोड़ेगा, नोटिस भेज देगा और आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जितना आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं उतना पैसा प्रतिवर्ष जमा कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, आप टैक्स पेयर के दायरे में नहीं आते हैं, आपकी इनकम उससे कम है, मान लीजिए आप 2 लाख या 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष अपने बचत खाते में जमा कर रहे हैं, तो जमा कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 20 सालों तक करिए, 40 सालों तक करिए। 20 साल बाद 40 साल बाद आपके खाते का बैलेंस 70 लाख हो सकता है, 80 लाख हो सकता है, 90 लाख हो सकता है। उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर गलत तरीके से बचत खाते में पैसा रखते हैं, निकासी जमा करते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांग सकता है। तो अगर आपकी इनकम टैक्स पेयर वाली है तो आप आईटीआर फाइल करिए और टैक्स पे करिए। जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हैं वो आप टैक्स पे करिए। और अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब में नहीं, आप टैक्स पेयर नहीं है, आपकी इनकम जो टैक्स पेयर वाली है यानी 5 लाख रुपए से आपकी इनकम कम है, तो उस दशा में आप बचत खाते में पैसा जमा कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर इस तरह से आप लोग अपने बचत खाते को मेंटेन करेंगे तो कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मैंने जो भी आपको लिमिट्स बताई है, लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगले 8 सालों में आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है और आपसे जस्टिफिकेशन मांग सकता है। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।